गुड मॉर्निंग क्लास। यूटिलिटी एनालिसिस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सल लॉ है, जिसको सबसे पहले प्रोफेसर बोसेन ने एक्सप्लेन किया है, बट इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल ने कंट्रीब्यूशन किया है। तो समझते हैं आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि जब कोई पर्सन, बिकॉज यूटिलिटी का लॉ कंज्यूमर के लिए बताया गया है, कंज्यूमर बिहेवियर के लिए बताया गया है, कंज्यूमर की इंटेंसिटी ऑफ वांट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या कि जब कोई इंसान मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता है, मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता है, तो ही गेट लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर है। तो इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। दिस लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल। किसने एक्सप्लेन किया है? प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल ने। जब उन्होंने अपनी किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890, तब इसे उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और ये लॉ यूनिवर्सली मान्यता है। और इसमें बताया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, जो कंज्यूमर की इंटेंसिटी ऑफ वांट्स होती है, उसमें उसकी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशेस हो जाती है। मतलब किसी चीज का उसके पास एक्सेस आ जाते हैं, यूनिट्स मोर एंड मोर यूनिट्स आ जाते हैं, तो उससे मिलने वाला उसे जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ में प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल की किताब में जो लिखा गया है सबसे पहले वो समझते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, the additional benefit which a person derives from a given increases in his stock of things diminishes with the every increases in the stock that he earlier had। मतलब क्या होता है कि other thing remain constant। इकोनॉमिक्स में कुछ कंडीशंस एज्यूम की गई है, जिसका मतलब होता है other thing remain constant। मतलब कोई पर्सन है, उसकी बाकी पोजीशंस, बाकी एक्टिविटी अगर कांस्टेंट है और किसी एक चीज के बारे में सोच रहा है, तो उसे जो वो चीज जो सोच रहा है उसे अगर कंजम्पशन कंटीन्यूअसली कर रहा है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका क्या हो जाता है? कम होते जाता है। जैसे एक बार अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम गिवन इंक्रीजेस इन हिज स्टॉक। मतलब जो भी उसके पास इंक्रीज हो रहा है स्टॉक of the things यानी गुड्स भी हो सकती है, खाने पीने की चीजें भी हो सकती है, या सर्विस भी हो सकती है। तो जो भी चीज उसके पास एडिशनल आ रही है बेनिफिट के साथ, he derive from given increases in stock that diminishes with every increase। diminishes क्या बोल रहा है? diminishes with the every increases in the stock that he already had। उसके पास ऑलरेडी जो इंटेंसिटी, पहले जो इंटेंसिटी ऑफ वांट्स से पहली बार से जो गुड्स मिली होंगी, थिंग्स मिली होंगी, उससे उसे 100% सेटिस्फैक्शन मिला होगा। फिर दूसरी बार मिली होंगी तो 90% मिला होगा या 80% मिला होगा। तीसरी बार वही सेम थिंग्स मिली है तो उसे उसका इंटरेस्ट कम होते गया होगा, 60 40 20 इवन 0 इवन माइनस। यूटिलिटी जो है हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, जिसमें यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी नेगेटिव भी बताया है। तो समझते हैं इसको इन अदर वर्ड्स में। इन अदर वर्ड्स में क्या बताया है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो इसको और आसान भाषा में बताया है। इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कि जब अदर पोजीशन, इंसान की, ह्यूमंस की अदर पोजीशन, उस पर्सन की अदर कंडीशन सेम है, थिंग कांस्टेंट है, व्हेन पर्सन एट्स और गेट्स और गेट्स मतलब थिंग्स जो उसे मिलने वाली है। सो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, व्हेन पर्सन एट्स और गेट्स मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, he gets less and less marginal utility from his successive units। इसका मतलब होता है कि अदर थिंग अगर उसकी सब पोजीशन कांस्टेंट है, अगर पर्सन कंटीन्यूअसली मोर यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है किसी कमोडिटी के, सो ही गेट्स
लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इच सक्सेसिव यूनिट्स। पहली बात में उसकी इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स हाई रहेगी, वेलोसिटी हाई रहेगी, वो बोलेगा जल्दी, अगर किसी को भूख लगे तो क्या बोलेगा जल्दी खाना दो, है ना, कितना चपाती खाओ और कितनी नहीं। जैसे ही वो पहली चपाती कंज्यूम करेगा उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स है वो दूसरी चपाती के लिए रिड्यूस हो जाएगी, कम होते जाएगी, यानी डिमिनिश होते जाएगी। और यही हमारा लॉ भी बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बोलते हैं कि जब कोई कंजम्पशन इंक्रीजेस करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होते आता है, अगर उसकी अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट है। अब ये अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या होता है, तो इस लॉ को है कुछ एजम्पशन, इस एजम्पशन से हमें पता चल जाएगा कि उसकी कौन सी कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर एजम्पशन के ये पॉइंट्स जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ में एक्सप्लेन किए हैं, ये अगर कांस्टेंट रहते हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। सो एजम्पशन का पहला है रैशनैलिटी। ह्यूमंस जो पर्सन यहां पे लिया गया है, एजम्पशन किया गया है, वो रैशनल पर्सन एज्यूम किया है। रैशनल मतलब नॉर्मल बिहेवियर पर्सन, जिसको प्यास लगी है तो पानी पिएगा, अगर उसे भूख लगी है तो खाना ही खाएगा, बराबर है, यानी सर्दी लग रही है तो उलन कपड़े पहनेगा, ये हो गया नॉर्मल बिहेवियर पर्सन, बराबर है। अगर उसे कुछ दुख तकलीफ दे दो तो रोएगा, अगर उसे कोई जोक सुना दो तो हंसेगा, ये होता है रैशनैलिटी, नॉर्मल पर्सन। एबनॉर्मल पर्सन के लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। सो रैशनैलिटी होनी चाहिए ह्यूमन जो भी, क्योंकि ह्यूमंस के लिए बनाया गया है लॉ, तो कोई भी पर्सन, अगर इसमें जो भी पर्सन इसमें लिया गया है या एड्स करता है या डेट्स करता है मोल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। देन सेकंड है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है यूटिलिटी, जब वो किसी चीज का कंजम्पशन करता है तो वो यूनिट्स में मेजर करना आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, बराबर है। अगर हम चपाती का कंजम्पशन करते हैं तो 1 चपाती 2 चपाती 3 चपाती 4 चपाती, ऐसे हम कार्डियल मेजरमेंट करते हैं उस कमोडिटी का, तभी हमें पता चलेगा कि कितना इंक्रीजेस हुआ है और कितना डिमिनिशिंग हुई है उसकी यूटिलिटी। तो कार्डियल मेजरमेंट यानी सांख्यिकीय मोजमाप, जिसमें वो संख्या में गिन सकता है, नंबर्स में गिन सकता है 1 2 3 4 के। सो कार्डियल मेजरमेंट एजम्पशन दिया गया है। देन होमोजेनिटी, दो वर्ड होते हैं, एक होता है होमोजेनिटी और एक होता है हेटेरोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है जो भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है उसका शेप, उसका कलर, उसका वेट, उसका साइज सेम होना चाहिए, उसकी टेस्ट भी सेम होनी चाहिए। हेटेरोजेनिटी का मतलब होता है डिफरेंट साइज के प्रोडक्ट, डिफरेंट थिंग्स उसे मिलना, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसे डिफर हो सकता है। बट अगर प्रोडक्ट होमोजेनिटी है, कोई भी पर्सन जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, अगर वो होमोजेनियस में आती है, इक्वल होती है सभी साइज में, कलर में, टेस्ट में, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसे डेफिनेटली रिड्यूस ही होगा। सो होमोजेनिटी इज आल्सो एन एजम्पशन। इसको एक जीनस ही मानते हैं। एक जीनस मतलब जैसे कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज का यूनिफॉर्म सबके लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और अगर कोई मैरिज में जाते हैं वहां के कपड़े आप देखते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सो होमोजेनिटी यानी सभी सेम थिंग्स उसके पास होनी चाहिए। कंटिन्यूटी, अब लॉ ये भी होता है कि जब वो एडिशनल बेनिफिट लेता है तो वो कंटिन्यूअसली लेना चाहिए, तभी वो डिमिनिश आएगा। मान लो कोई पर्सन खाना खा रहा है तो एक चपाती 1 बजे खाई, एक चपाती 2 बजे खाई, एक चपाती 3 बजे खाई। अगर ऐसा वो डिफरेंट टाइमिंग पे कंजम्पशन करता है तो उसे हर बार इंक्रीजिंग लेवल से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यूटिलिटी उसकी और बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी। बट अगर वही चीज वो कंटिन्यूटी में करता है, कंटिन्यूअसली खाता है, पहले एक चपाती खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, फिर चौथी, ऐसे कंटिन्यूअसली अगर खाता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो लॉ एज्यूम दैट कंटिन्यूटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। रीजनेबिलिटी, जो भी वो कंजम्पशन करेगा वो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब उसका वेट एकदम टू मच लार्ज और टू मच स्मॉल नहीं होना चाहिए, रीजनेबल साइज। हम बोलते हैं ना रीजनेबल है तो रोज कपड़े एक ही साइज के बन रहे हैं, रीजनेबल है। जैसे चपाती हमारे घर में बनती है तो उसका साइज कैसे होता है, रीजनेबल होता है, सेम ही होता है, लगभग एक जैसी चपाती हमारे घर में बनती है। ऐसा कहीं क्या तो बहुत बड़ी चपाती एक बना ली है और एक बहुत स्मॉल चपाती बना ली है, तो फिर उससे मिलने वाला कंजम्पशन डिफरेंट हो सकता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिफरेंट हो सकता है।
सो रीजनेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये भी लॉ का assumption है। रीजनेबिलिटी यानी नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। कंसिस्टेंसी मतलब एक के बाद एक उसकी कंसिस्टेंसी सातत्यता होनी चाहिए उसमें, ये भी एक assumption है। अगर कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस पर्सन में। जब डिविजिबिलिटी, अब जो भी प्रोडक्ट assumption किया गया है, डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड करना, which is divided into the small parts, like चपाती। हमारे घर में चपाती बनती है तो हम उसे डिवीजन कर करके ही खाते हैं, एकदम से पूरी एकदम नहीं खाते हैं, पूरा एक पीस नहीं खाते। तो assumption में बताया गया है जब ये एप्लीकेबल होगा तो वो थिंग्स और प्रोडक्ट डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में। और जो भी प्रोडक्ट होगा वो सिंगल वर्ड होगा, मल्टीपर्पज गुड्स के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सिंगल वर्ड्स की यूज होनी चाहिए, जैसे हम चपाती सिर्फ कंजम्पशन करने की यूज में लाते, हम उसको ना खेल सकते हैं ना उसको कहीं घुमाने ले जा सकते। चपाती का काम क्या है, सिर्फ हमारे पेट में जाना और हमारी भूख को शांत करना है, यानी कंजम्पशन के ही नेचर की होनी चाहिए और दूसरे नेचर की नहीं है, यानी सिंगल वर्ड्स कमोडिटी के लिए लॉ एप्लीकेबल होता है। फिर से एक बार इन अदर वर्ड्स में क्या बोला गया है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन पर्सन गेट्स more units of commodity he get less and less marginal utility from each successive units। अगर वो कंजम्पशन कंटीन्यूअसली इंक्रीज करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम होते जाता है। और ये लॉ किसने एक्सप्लेन किया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब इस लॉ के लिए शेड्यूल और डायग्राम भी दिए और इसके एक्सेप्शंस दिए जो कि हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।